सो हाय गाइस, आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और यार नीट एग्जाम बहुत पास आ गया है। आपको लगता है आकांक्षा मैम जरा भी कहीं कोई कसर छोड़ सकती हैं? तो आज मैं आपके साथ आई हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेटा, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, 110 मिनट के अंदर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 तुम्हारे लिए निपटा दिया है। हमने इस चैनल के ऊपर जो है 2 सेशंस कंडक्ट किए, जहां पर हमने कंप्लीट क्लास 11 कंप्लीट क्लास 12 को फिनिश किया। बट देन आई नो दैट बहुत बच्चे चाहते थे कि एक बारी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का भी इंडिविजुअल रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर वही हमारी जो सुपर नोट्स हैं उनके मदद से मैंने कोशिश की जितना अच्छे से एलैबोरेट मैं एक टॉपिक को कर पाऊँ आपके लिए। और इसी के साथ फिलहाल मैंने क्लास 11 के सारे टॉपिक्स को आपके लिए कंपाइल कर दिया है फिजिकल केमिस्ट्री के। सो यार इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बिकॉज मैं यही चाहती हूं कि अपकमिंग डेज में, मेरा ना गला भी बैठ गया है तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते 8-10 घंटे लगातार, ठीक है। बट देन मैं यही चाहती हूँ कि यार कोई बात नहीं, लेट्स पुश आवरसेल्व्स फॉर दीज फाइनल डेज, लेट्स गिव आवर बेस्ट शॉट, दी विनिंग शॉट। एंड इसी के साथ अगर तो तुम चाहते हो कि यार आकांक्षा मैम ऐसी फिजिकल क्लास 12, इनऑर्गेनिक क्लास 11, इनऑर्गेनिक क्लास 12 और ऑर्गेनिक क्लास 11-12 भेज दो, क्योंकि कितना ऑसम है आप, कितनी जल्दी कान में लगाओ और जो है तुम्हारा पूरा पूरा फिजिकल, पूरा पूरा ऑर्गेनिक एक एक बारी में रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गाइज हैव हिट द लाइक बटन। और ये जितने भी नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, वीडियो को पॉज कीजिए, QR कोड के वायर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप एक कमेंट सेक्शन जरूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि आपका वो कमेंट, आपका इस लाइक इस वीडियो पर बेटा मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आपका प्यार ये देख करके आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होता है और ज्यादा आपके लिए काम करने का दिल चाहता है। और इसी के साथ आखिरी बार अभी हम वापस से इंटायर केमिस्ट्री को वन गो में रिवाइज करने वाले हैं, बहुत ही सुपर डुपर ऑसम तरीके से। मतलब आकांक्षा मैम के साथ होगा तो यार देखो कंप्लीट मैंने तुम्हें करा दिया, इंडिविजुअल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये मैं तुम्हें यहाँ पे करा ही रही हूँ, है ना बेटा। अब जो है इसी के साथ मैं सेशन के लिंक पिन करा दूंगी इसकी इन द कमेंट सेक्शन। और जरूरी नहीं है कि 7 आवर्स की क्लास हो, 5 से 6 घंटे का भी आपका सेशन हो सकता है, जहां पर हम एक बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे केमिस्ट्री को वन गो में बढ़िया से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत, और हम शुरुआत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के साथ, है ना। और मेक श्योर जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए ना, लिख देना मैम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटेड। आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि वाह इतनी जल्दी इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा चैप्टर हमने कैसे जो है फटाफट हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। देखो यार हमारे पास जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की, तो हमारे पास ये 4 तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पॉसिबल है। पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल आता है कहाँ से, टेम्परेचर। तो वैसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो वैसे प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखो डेल्टा टी का मतलब है T2 - T1, और भाई अगर T2 T1 के बराबर है तो ये 0 हो गया ना। आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं जिनके लिए वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तो वहां पे डेल्टा भी 0 हो जाता है। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं जिनके लिए क्यू की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि जहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं वहां वो वाले प्रोसेस जिसमें आपने मान लीजिए यहां से शुरू किया और फाइनली भी आप इसी पॉइंट पे आके रुक गए, मतलब जो आपकी इनिशियल स्टेट है वही आपकी फाइनल स्टेट है, वैसा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए सभी के सभी स्टेट फंक्शंस की वैल्यू 0 होती है। जैसे डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है, इसकी भी वैल्यू 0 होगी। क्योंकि स्टेट फंक्शंस जो होते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और भाई अगर अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम टू सेम ही है तो वैल्यू सेम होगी, तो आंसर जो डेल्टा आएगा उसका हमेशा 0 ही आ जाने वाला है। इसी के साथ हमारे पास ये 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो मैटर ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो पाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो बाउंड्रीज होती है ना, आपके सिस्टम की जो बाउंड्रीज या वॉल्स होती हैं वो एडियाबैटिक के नेचर होती हैं, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग होती हैं, जिनसे हीट का पैसेज अलाउ नहीं करती और ऊपर से कंटेनर बंद होता है, तो इसीलिए मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। इसी के साथ हमारे पास आता है यार दी जीरोथ लॉ, या फिर पहले देख लेते हैं इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो यार अपने पास 2 तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इंटेंसिव और दूसरी एक्सटेंसिव। इंटेंसिव याद रखना, आप नाम से याद रख लेना, IN लिखा है ना, तो यार इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। बेटा जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है ना, वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट बदलने के साथ ना बदलें या फिर जो कि अमाउंट पे डिपेंड ना करती हो, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और वो वाली प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के बदलने के साथ बदल जाए उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। अब देखो
के ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आप एक निमोनिक भी ध्यान रख सकते हो, मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताया। तो बेटा निमोनिक होता है बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस टोटली। रुको यार, मैं आपको फटाफट से अपना निमोनिक भी दिखा देती हूँ, तो देखो बड़े ही जादू के साथ ये प्रकट हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर। एंड हियर वी गो, है ना। तो जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अपने पास होती हैं यार, 1 सेकेंड मैं इधर इसको अपलोड कर देती हूँ। एंड हमारे पास जो है उसके लिए ध्यान रखने के लिए निमोनिक है। तो बेसिकली इस ट्रिक के अंदर जितने भी ये लिखे हुए हैं ना, उनको ध्यान रख लो बस। दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। बाकी इसके अलावा एग्जाम में तीसरा कोई भी आ जाए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस टोटली हमारा निमोनिक है। तो बी से बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, पीएच, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी। एंड सी से आ गया कॉन्सेंट्रेशन, ई से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डी से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी, एस से सरफेस टेंशन, या फिर किसी भी चीज़ के आगे अगर आप स्पेसिफिक लिख दो। और बेटा ऐसी किसी भी चीज़ के आगे, किसी प्रॉपर्टी के आगे, दैट मीन्स अगर आप मोलर लिख दें तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। साथ साथ हर तरह का जो टेम्परेचर होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। भाई स्टेट फंक्शन जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल स्टेट यानी कि जहां से आपने शुरुआत की, और यार फाइनल स्टेट यानी कि जहां पे आके आपने फाइनली प्रोसेस को खत्म किया। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर आपके स्टेट फंक्शंस डिपेंड करते हैं। और वहीं हमारे जो पाथ फंक्शन होते हैं ना यार, जो आपके पाथ फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करता है आपने क्या पाथ फॉलो किया है ना। वो इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर भी सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो ये कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। अभी ना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, बट जिंदगी में आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि वर्क और हीट जो होते हैं ना, वो यार हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। वर्क और हीट के अलावा दूसरा कोई भी तीसरा आपको फंक्शन दे दिया जाए, वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन ही कहलाएंगे। मतलब कि वर्क और हीट के अलावा बाकी आपको अगर कोई ऐसा भी फंक्शन दे दिया जिसके बारे में तुमने सुना नहीं, आता नहीं, तो भी उसको स्टेट फंक्शन ही बताना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही पाथ फंक्शंस पॉसिबल होते हैं, एक वर्क और दूसरा हीट। इसी के साथ हमारे पास यार क्या होता है, जो आपकी इंथैल्पी है ना, इंथैल्पी और डेल्टा यू के बीच में देखो क्या रिलेशनशिप होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। इतना सिंपल रिलेशन है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, जहाँ पर एच आपकी इंथैल्पी, यू इंटरनल एनर्जी, और ये पी क्या है, पी स्टैंड्स फॉर योर प्रेशर, और वी हो गया आपका यार वॉल्यूम। इसी के साथ दूसरा इसका फॉर्मूला बनता है आइडियल गैस की इक्वेशन मुताबिक, दैट पी वी इज इक्वल टू एन जी आर टी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डेल्टा एन जी आर टी, दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, जहां पे अपने पास जो डेल्टा एनजी होता है ना, ये चेंज इन गैसियस मोल्स होता है, यानी कि मेरे पास कितने गैसियस मोल्स हैं प्रोडक्ट के माइनस मेरे पास कितने गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट के। ध्यान रखना कि गैसियस मोल्स को ही कंसीडर किया जाता है। अगर तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी सॉलिड फेज या लिक्विड फेज में प्रेजेंट है तो आप उसको डेल्टा एनजी में कंसीडर नहीं करेंगे। इसी के साथ अगर हमें पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू the summation of enthalpy of formation of product minus the summation of enthalpy of reactants। मतलब कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी का सम माइनस कर दो सारे के सारे रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम। फिर इसी के साथ जो आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होती है। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि यार दिया क्या है, वेदर आपको इंथैल्पी दे रखी है या फिर आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। तो अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, लेकिन इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर बॉन्ड एनर्जी का डेटा आपको गिवन है तो यार रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाता है। इसी के साथ आपके पास ये अलग अलग तरह की इंथैल्पीज आती हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। वैसे तो नाम से ही काफी क्लियर है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा, जब एक मोल कंपाउंड मेल्टिंग होती है, यानी कि वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जाता है, लेकिन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि जब आप लिक्विड से गैसियस फेज में जा रहे हैं, यानी कि जब 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड लिक्विड से गैसियस फेज में जाता है, दैट मींस उसकी बॉइलिंग होती है। बेटा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैसियस फेज में जाते हो, और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जब आप जो है 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मतलब 1 मोल का बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल का 1 मोल है, उसका बॉन्ड तोड़ने में 1 मोल बॉन्ड ब्रेकिंग में कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज योर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। फिर यार अपने पास आता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो वैसे मैं आपको पहले बताती हूँ हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो यार देखो हीट कैपेसिटी को हम सिंपल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द स्मॉल चेंज इन हीट रिक्वायर्ड, और इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। यानी कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है ना, वो 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसी को आप हीट
कैपेसिटी बोलते हो। यार हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरी हमारे पास हो सकती है मोलर हीट कैपेसिटी। तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो यार उसका मतलब होता है 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी। तो जितना भी गिवन मोलर मास है ना, अगर तुम हीट कैपेसिटी को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। और अगर आप जो भी आपकी हीट कैपेसिटी है उसको अगर आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी आ जाती है। ये जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके लिए हमारी जो यूनिट बनेगी वो जूल पर केल्विन पर ग्राम बनेगी, और आपकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसकी यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल बनती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान से देखिएगा कि यार हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये अपना हो गया, हाँ जी, तो हीट कैपेसिटी हो गया भाई। अच्छा ये याद रख लेना, अपनी मेयर्स फॉर्मूला क्या कहता है, दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और अगर आपका मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या बोलते हैं, तो ये मोलर हीट कैपेसिटीज होती हैं। अगर मैं लिख दूँ Cpm माइनस क्या बोलते हैं Cp माइनस Cv, तो Nr के इक्वल होता है जहाँ N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। देन दिस इज पॉइजन्स रेशियो जो कहता है Cp बाय Cv गामा के बराबर होता है। तो गामा को एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो अगर आप मैं हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को डिवाइड कर दूँ बाय द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो यार मेरे पास गामा आ जाता है। इसके बाद अपने पास आता है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है कि देखो यार, अगर तो एक रिएक्शन जो है ना मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, तो जब हम टोटल रिएक्शन को देखेंगे तो हम टोटल रिएक्शन की एंथैल्पी मल्टीपल स्टेप्स के इंडिविजुअल एंथैल्पीज का सम के बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आपके पास अगर आप पहले ए से बी बनाते हो, फिर बी से सी, फिर जो है सी से डी बनता है, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है मेरा, डी है। तो अगर तुम्हें देखना है ए से डी की, मतलब इवेंचुअली तो आपने ए लिया और ए से भाई तुम्हें डी मिला, तो ये पूरी रिएक्शन है कि ए से आपको डी मिल गया। पर अगर आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये 3 स्टेप में हुई, ए पहले ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो जो एंथैल्पी होगी टोटल दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पीज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स। और फिर इसी के ऊपर आ जाती है अपनी बॉर्न हेबर साइकिल भी। तो बॉर्न हेबर साइकिल में क्या होता है ना कि ये तो ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। देखो बॉर्न हेबर साइकिल हमारी क्या कहती है कि अगर आपको 1 मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है ना बेटा, मेरे को जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाना है। तो मान लो कि मेरे को NaCl का 1 मोल बनाना है भाई, NaCl के 1 मोल के लिए एक Na पॉजिटिव लगेगा, एक Cl नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक तो सोडियम मेटल होगा, है ना बेटा, मेरे पास क्या होगा, एक तो मेरे पास होगा सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, होता है सॉलिड स्टेट में होगा, और यार हमारे पास तो ये किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, और फिर इसकी सब्लिमेशन होगी तो ये आपका सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो लगेगी वो क्या लगेगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगी, राइट। और उसके बाद जब आपका ये सॉलिड फेज में गैसियस फेज में चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, तो Na पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, राइट। उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। फिर हमारे पास यहाँ पर कोई मान लीजिए आपके पास जैसे Cl नेगेटिव है, तो Cl तो जो क्लोरीन होता है वो नेचुरली आपका जो नेचर है, नेचर में मिलता है Cl2 गैस के फॉर्म में। तो यार पहले तो उसको आप उसका एटमाइजेशन करोगे, एटम में तोड़ोगे उसको, तो एटम में तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगी जिसको आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहोगे। फिर हम क्या करेंगे कि आपका जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उससे क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। ऐसे में जो एनर्जी लगेगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। और आखिरी स्टेप होगा भाई इन दोनों का मिलाप करा दीजिए, यानी कि Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस के बीच में काफी प्यार भरा माहौल बनेगा और NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखो यार 1 मोल आपका आयनिक कंपाउंड का फॉर्म हो गया है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगती है उसको आप बोलते हो लैटिस एनर्जी, या फिर ऐसे में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी जब ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यार इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो देखो याद रखना कि यहाँ पर अगर मैं पूरी टोटल एंथैल्पी को फाइंड आउट करूँ तो वो किसके बराबर होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। तो यहाँ से मेरे पास टोटल एंथैल्पी आ जाएगी। ऑल्सो याद रखना कि देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसी होगी, ऑब्वियसली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भाई कैसी होती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव होती है, आयनाइजेशन भी पॉजिटिव होती है, एटमाइजेशन भी पॉजिटिव है, आपका बॉन्ड टूट रहा है। ये वाली एंथैल्पी ऑफ यहाँ पर यह आपकी नेगेटिव हो जाएगी एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल आप जब एंथैल्पीज को ऐड करेंगे, अगर मेरी ओवरऑल एंथैल्पी नेगेटिव आती है, कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद 1 मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहीं से आप सीख जाओगे लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन भी, कि जब आप एक 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
और यार फिर अपने पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या होता है, कहते हैं कि अगर दो बॉडीज आपस में इक्विलिब्रियम है, मान लो ये बी है ये सी है, तो अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर यार हमारे पास क्या आता है ना कि हीट क्या है, हीट बेसिकली जब भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज हो तो उसको क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड होता है बेटा किसके ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, और वो कहता है कि ओवरऑल आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, यानी कि डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q और W के लिए आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो Q का साइन पॉजिटिव होगा, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो बेटा Q का साइन नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है यानी कि वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम तो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। फिर हमारे पास आता है कि यार वर्क क्या है, तो जब भी आप मोशन प्रोड्यूस करते हैं किसी ओपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट तो उसको आप वर्क डन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे केमिस्ट्री में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि आपने प्रेशर में कोई चेंज किया तो उसके बाद वॉल्यूम में क्या चेंज देखने के लिए मिला। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमारे लिए फॉर्मूला बनता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। यार इसमें एक यूनिट कन्वर्जन ध्यान रख लेना कि 1 लीटर एटीएम जो है आपका 101.3 जूल्स के बराबर होता है, और 1 लीटर बार आपका 100 जूल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो वर्क डन है उसको जूल्स में कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा पूछते हैं फ्री एक्सपेंशन क्या है, तो बेटा अगर आपकी एक आइडियल गैस वैक्यूम में एक्सपैंड करती है, यानी कि जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 0 के बराबर है। फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम का मतलब है कि जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर 0 के इक्वल है तो कितना वर्क डन हुआ है। तो यहाँ अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को 0 रख दूंगी तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसी के साथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रही है, इंक्रीज होती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर कोई 0 केल्विन पे रख दें तो उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसकी जो एंट्रोपी है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टिल एंट्रोपी 0 होती नहीं है 0 केल्विन पे, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एंट्रोपी स्टिल रह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फिर यार गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है कि कितनी नेट एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए, और ये अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी का। तो डेल्टा जी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट, और डेल्टा जी नॉट जो है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। इसी के साथ अगर आपका डेल्टा जी लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर 0 के बराबर है मतलब प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम पर है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब बेटा प्रोसेस हमारा कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है इक्विलिब्रियम के बीच में क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Q। अब याद रखना कि अगर आपका डेल्टा जी 0 है तो log K आपका 0 के बराबर होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, फिर अगर तुम्हारा डेल्टा जी लेस देन 0 है तो लॉग के मतलब प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो लॉग के ग्रेटर देन 1 होता है, जिसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना प्रेफर करती है। डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसे में लॉग के की वैल्यू या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है वो आपकी लेस देन 1 आती है, इसका मतलब रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है। अब ये जो आपके पास रिलेशनशिप होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके मुताबिक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अगर तो मान लो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव तो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, और टेम्परेचर चाहे कोई भी आप रख लो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस बेटा नेगेटिव है तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही आएगा चाहे टेम्परेचर कुछ भी रख लो। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी हमारा पॉजिटिव है, बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐसे में मैं चाहूंगी मेरी नेगेटिव टर्म बढ़िया है, तो ऐसे में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फिर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और वहीं अगर दोनों नेगेटिव हो तो लो टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। बेटा एंट्रोपी का मतलब होता है कितनी ज्यादा रैंडमनेस है ना, कितनी रैंडमनेस ज्यादा है या फिर कितना ज्यादा डिसऑर्डर है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है विच इज एंट्रोपी, जिसको आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो, और आपका जो एंट्रोपी होता है डीक्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर के बराबर होता है। बेटा टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम
या फिर यूनिवर्स की पूरी एंट्रोपी डेल्टा एस सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होती है। कभी भी अगर फेस का चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर कर दो तो आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी। अगर आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द एल्जेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स हम कर देंगे। इसी के साथ एक बार इसको भी देख लो यार कि हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, ये लो, ये भी दो एक्सप्रेशंस आपको जरूर ध्यान रखने हैं, डेल्टा एस के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर वो कहते हैं अगर मान लो कि T2 T1 के इक्वल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो जीरो बन जाएगा, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू NR ln V2 by V1 एंड NR ln P1 by P2। बेटा एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क छोटा होता है, इरिवर्सिबल वर्क हमेशा कम होगा, और कंप्रेशन के केस में हमेशा इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के ये PV, TV और PT के बीच के रिलेशंस आपको मालूम होने चाहिए, और ध्यान रखना पहले भी मैंने आपको बताया कि सभी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है। एंड गाइस विद दैट वी आर डन विद थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो मैंने काफी हद तक कोशिश भी की कि मैं आपको चीजें थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट भी करते जाऊं, एंड इसी के साथ हमारा थर्मोडायनेमिक्स जैसा भारी भरकम यूनिट खत्म हुआ। इस वीडियो के मदद से हम अगले 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज यूनिट पूरी अच्छे तरह से रिवाइज कर ले रहे होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम की वो स्टेट को डिफाइन किया जाता है जहां पर जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज करना बंद कर देती हैं, यानी कि सभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज यानी वैसी प्रॉपर्टीज जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेती है या अचीव कर लेती है, तो वो स्टेट किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है ना, उनकी खास बात क्या है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन जो है ना दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। तो हमारे पास ये जो डबल एरोज होते हैं ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कूल है। तो यार हमारे पास अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं किसको भला, इक्विलिब्रियम को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में, तो ध्यान रखना कि रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी कि आपकी रिएक्शन कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो अगर मैं देखूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कितनी तेजी से बन रहा है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो RF का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RB का मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होता है ना कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो यार उस समय पर इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि दोनों रिएक्शन सेम ही स्पीड से होने लगती है। जितनी तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है उतनी तेजी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है। ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जा सकता है कि देखो यार अगर तो मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ किसके बीच में, रेट और टाइम के बीच में, तो अब ऑब्वियसली देखो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई रहा होगा क्योंकि शुरुआत में आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में होता ही नहीं। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आपके पास जीरो है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा नहीं सकती। लेकिन समय के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो रिएक्टेंट कम होगा तो कम प्रोडक्ट बन पाएगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होगी। और वहीं जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी प्रोडक्ट बनने लगेगा, उससे वापस रिएक्टेंट बनेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करती है। तो हमारे पास यहां पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, जो कि शुरुआत में जीरो है और फिर बढ़ते वैल्यू को अटेन कर लेगा। और वहीं पर ये रिप्रेजेंट करता है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, जो शुरू में तो हाईएस्ट है लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। अब होता क्या है, एक पॉइंट ऐसा आता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, यानी कि वैसा पॉइंट है जहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि यार आपके इक्विलिब्रियम को हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत बच्चों को लगता है कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो कि गलत है। रियलिटी इसकी आपके पास ऐसे में 3 केसेस बन सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो वहां पर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उन्होंने कॉन्स्टेंट वैल्यू को अटेन या अचीव कर लिया है। अब उसके बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बदलेगी नहीं जब एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे में 3
केसेस हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर हो सकता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट की कम। दैट मीन्स शुरुआत में तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट ज्यादा होगा ही होगा, है ना, फिर धीरे धीरे कम होगा, कम हुआ और इस वैल्यू पर आकर रुक गया। तो इसको एक्सट्रापोलेट करें तो ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट इक्विलिब्रियम, और बेटा शुरुआत में तो मेरे पास प्रोडक्ट जीरो था, फिर धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और यहां पर आकर आपके पास ये प्रोडक्ट की क्या बन जाएगी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। तो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है कि रिएक्ट, अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूं तो देखो दोनों ने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब हमारे पास यहां पर ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये किसके बीच में ग्राफ बना हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद दोनों के दोनों ने जो है कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लिया। मतलब अब आपकी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी रहने वाली है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इतनी रहने वाली है, लेकिन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से। दूसरा केस बन सकता है जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो हो क्या रहा है, देखो शुरुआत में तो ये जीरो है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ रही है और यहां पर ये हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कम, फिर कम हो रही है, ये हो जाएगी आपकी रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इसी के साथ हमारे पास क्या आता है कि यार जब हम कंपेयर करते हैं मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच, तो हमारे पास क्या होगा, शुरुआत में तो आपकी यहां पर ये भी एक केस हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो वही ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये वैल्यू को अटेन कर लिया, ये आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है धीरे 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 बढ़ रही है, इस वैल्यू को अचीव कर लिया। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है, ये वाली वो पॉइंट है जहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो चुकी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू अटेन कर चुकी है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो बेसिकली अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपस में बराबर हो, इक्वल भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम ज्यादा हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। केएफ और केबी दोनों ही सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर के अलावा बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। प्रेशर वॉल्यूम के बदलने से, कॉन्सेंट्रेशन के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास इस तरह से एक रिएक्शन लिखी है जहां पर N1, N2, N3, N4 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर N3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर N4 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर N2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके साथ हमारे पास जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें हमारे पास एक्चुअली क्या आता है ना, जहां पर मैंने आपको अभी भी कहा कॉन्सेंट्रेशन की जगह अगर प्रिसाइसली देखें तो यहां पर एक्टिव मास टर्म यूज किया जाता है कि एक्टिव मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक्चुअली एक्टिव मास का मतलब होता है कौन सी प्रॉपर्टी बदल रही है रिएक्शन के दौरान। तो इसको हम अलग अलग फेजेस में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके सभी के सभी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सॉलिड या फिर लिक्विड या सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट है तो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं मोलारिटी। एक्टिव मास के तौर पर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलारिटी को यूज करते हैं। और वहीं अगर गैसियस फेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है तो वहां पर हम एक्टिव मास के तौर पर वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर गैसियस फेज के लिए या गैसेस के लिए प्रेशर को प्रेफर किया जाता है। फिर इसके बाद यार हमारे पास क्या होता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम अगर तो मान लो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो उसको केसी बोल देते हैं, और अगर प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो उसको केपी बोल देते हैं। तो केसी केपी ये दो तरीके से आप अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास जो है, अगर तो मैं अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखती हूँ, मान लो कि मेरे पास ये रिएक्शन है यार कि N2 गैस प्लस 3H2 है ना, जो हेबर्स प्रोसेस वाली होती है, गिव्स यू 2 अमोनिया। तो ये सारी की सारी अपने पास गैसेज हैं। तो अगर तो मैं एक्सप्रेशन को लिखती हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, तो ये सारी की सारी किसके टर्म्स में आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। तो ये केसी हो गया। और वहीं पे अगर मैं इसको लिखती हूँ प्रेशर के टर्म्स में कि प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। तो यार ये जो है यहाँ पर हमारे पास सब कुछ प्रेशर के टर्म्स में, तो इसको केपी बोल देते हैं। इसी के साथ ध्यान रखना कि अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, मतलब कहीं ब्रैकेट में आपको प्योर ऐसे एच स्मॉल एस या प्योर लिक्विड लिखा मिल जाए, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका एक्टिव मास जो है प्रेशर हो या कॉन्सेंट्रेशन 1 यानी यूनिटी कंसिडर किया जाता है। केपी और केसी के बीच में रिलेशन होती है दैट केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, जहां आर क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और टी टेम्परेचर है। डेल्टा एनजी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स, मतलब
प्रोडक्ट में देखो कितने गैशियस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ गैशियस मोल्स को ही काउंट किया जाता है। प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में अगर कोई लिक्विड या सॉलिड फेज में है या सॉल्यूशन फेज में, एक्वस फेज में, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। वो कहते हैं कि अगर मान लो एक सिंपल रिएक्शन दे रखी है, ए से बी बन रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो इस रिएक्शन के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो हमारे पास नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो 1/K1 बन जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपनी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये वाली सिंपल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें K1 दे रखा है। अब मैं इस रिएक्शन को एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वहां पर आप K1 की पावर में वो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसको लेके चले जाओगे। वहीं अगर मान लो कि मैं 1/2a और ऐसे लिख दूं 1/2b, तो भाई हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा, K1 की पावर में 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में पहुंच जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नई रिएक्शन बनाने के लिए। फिर ये कहते हैं कि अगर मान लो कि आप दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो और दोनों रिएक्शन का आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, जैसे कि A + B से C मिलता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और भाई दूसरी रिएक्शन D + E से F मिलता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो दोनों को मिला के अगर मैं नई रिएक्शन बना रही हूं तो ये जो मेरी नई रिएक्शन बनेगी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू K1 × K2। इसका मतलब जिन दो रिएक्शंस को आपस में ऐड किया गया है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वहीं अगर दो रिएक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। फिर हमारे पास वो कहते हैं कि देखो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वैसे तो वॉल्यूम प्रेशर किसी पे डिपेंड नहीं करता, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि कर रहा है पर कर नहीं रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें Kp के एक्सप्रेशन में P आ रहा है, यहाँ पे भी P आ रहा है, लेकिन बेटा बहुत बच्चों को लगता है प्रेशर डबल करेंगे Kp डबल, जी नहीं। प्रेशर के बदलाव पर ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर अगर डबल करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की वॉल्यूम बाय हाफ रिड्यूस हो जाएगी। तो दोनों इफेक्ट्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ बदलता है, बाकी किसी दूसरे फैक्टर के साथ नहीं। ऐसे रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा Ng 1 के बराबर हो, जैसे कि इस तरह की ऐसी दो रिएक्शंस हो सकती है, इसके लिए आप फाइनल जो रिलेशनशिप होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा के बीच में उसको लर्न करके घर से जा सकते हो। आपके लिए एग्जाम में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही वाले केसेस आते हैं। मान लो A से B + C बन रहा है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए आपके पास PCl5 से PCl3 + Cl2 बन रहा है, तो ऐसी वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kp α² P/1 - α² के इक्वल होगा। और वहीं अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है, मान लो कि आपके पास N2O4 से क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है, तो भाई इसके लिए बस इस रिएक्शन में कुछ नहीं, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इवेंचुअली दोनों रिएक्शन का डेल्टा Ng 1 है, बट रिएक्शन के टाइप डिफरेंट है। फिर हमारे पास क्या आता है कि अगर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भाई बहुत ही कम आ रही है, 10⁻³ से भी कम आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और अगर इसकी वैल्यू इतनी कम आ रही है मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसका मतलब बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, कम आने वाली है। इन दैट केस आपकी रिएक्शन की बहुत कम टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन में आगे बढ़ने की, है ना, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर पाएगी। इससे यही समझ आता है ना भाई, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इतनी छोटी वैल्यू मतलब मेरा न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी। न्यूमरेटर कौन है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट इतना कम बन रहा है तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में रिएक्शन जा ही नहीं पा रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को वो प्रेफर नहीं कर रही है। वहीं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है मतलब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा होगा, न्यूमरेटर कौन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट काफी बना होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करने की ज्यादा टेंडेंसी रखती है। क्यों होता है आपका रिएक्शन कोशेंट, जो कि और कुछ नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही एक्सप्रेशन होता है, बट एट कॉन्सेंट्रेशंस अदर देन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के अलावा इक्विलिब्रियम आने से पहले जो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे तो क्यू आता है। तो कहते हैं अगर क्यू बहुत बड़ा आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो एक तरीका क्या है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा आ रहा है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भाई बहुत कम होगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा आ रहा है मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही होगी। क्यू और के क्यू बराबर है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया होगा। ली चार्टले प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप कुछ भी करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव करवाता है
फॉरवर्ड में भी जा सकता है, बैकवर्ड में भी, उस डायरेक्शन में मूव करवाएगा जिस डायरेक्शन में मूव करने से किए गए इफेक्ट के चेंज को अनडू किया जा पाए। तो वो कहते हैं कि अगर मान लो आपने रिएक्टेंट ऐड कर दिया या फिर प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, दोनों ही केस में उसको क्या लगेगा कि रिएक्टेंट ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए ऑब्वियसली रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट को कम करने का एक ही तरीका है, ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ। ज्यादा प्रोडक्ट बना मतलब फॉरवर्ड में जाइए। अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर दे रहे हो इक्विलिब्रियम पर या रिएक्टेंट को रिमूव कर दे रहे हो, दोनों में ही सेम बात है कि रिएक्टेंट अब कम हो गया, तो आप सिग्नल क्या मिलेगा, रिएक्टेंट को बढ़ाइए। रिएक्टेंट को बढ़ाने का एक ही तरीका कि आप पीछे की डायरेक्शन में जाइए, यानी कि आप कहां मूव करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। फिर अपने पास क्या आता है कि देखो यार, अच्छा वैसे इसमें एक और केस बनता है, इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, इसमें एक और केस बनता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर डिक्रीजिंग वॉल्यूम, या फिर ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो हमारी जो रिएक्शन है किस साइड मूव करती है, जिस तरफ लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं। जहां कम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे तो ऐसे में रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगी, और जहां ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे दूसरे केस में जो रिएक्शन होती है वो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। फिर हम क्या कहते हैं कि देखो यार, अपना टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती है जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब होने के दौरान वो एनर्जी रिलीज करती है बाद में। तो ऐसी रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फेवर होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी हीट रिलीज होने वाली है, तो तुम पहले ही कर दोगे तो इससे जलन जाएगा। तो लो टेम्परेचर को फेवर कर, लो टेम्परेचर यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। वहीं अगर हम बात करते हो एंडोथर्मिक की, वहां एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है। तो अगर तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो ऐसे में रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी ना, हाई टेम्परेचर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के क्यू होता है। ये रिलेशनशिप होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू ई के पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं कि अगर मेरे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी नॉट मेरा अगर लेस देन 1 आर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो ऐसे में बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, और इसका मतलब यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना प्रेफर करती है। वहीं अगर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि आपके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ऐसे में आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आने का मतलब है कि रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना ज्यादा प्रेफर करेगी। इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा बड़ा और हाई वेटेज यूनिट हम अगले 15 से 20 मिनट में पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लेने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। तो यार डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की जाए तो सबसे पहले अपने पास जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मतलब कि चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बराबर ही होता है, जस्ट दैट प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं तो 0 कूलम। मास इनका 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। सेम गोज फॉर द न्यूट्रॉन्स, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम के बराबर होता है। डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, बेटा इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था किसने, भला, शार्डविक ने। इसी के साथ यार ये हमारी वीडियो बेचारी क्यों हिल रही है, एनीवेज इसी के साथ हमारे पास जो 1 AMU होता है, क्योंकि एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 AMU। तो 1 AMU हमारा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम की इक्वल होती है। ऑब्वियसली अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg हो जाएगी, और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। इसी के साथ आप देख ही सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन 2000 टाइम्स, वेरी क्लोज टू 2000 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और प्रिसाइजली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1837 टाइम्स। इसी के साथ जब हम डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहां पे कैथोड रेज और एनोड रेज आती है। कैथोड रेज और कुछ नहीं बल्कि किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं। तो कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, यानी कि जो कैथोड रेज होती है वो कैथोड से ही निकलती है। बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो रेज निकलती है कैथोड से एनोड की तरफ, उनको कैथोड रेज कहते हैं। इनका जो नेचर होता है बेटा, नेचर का मतलब याद रखना कि अगर नेचर ऑफ रेज की बात की जा रही है तो उनके चार्ज बाय मास रेशियो की बात की जा रही है, और अगर हम बात करते हैं हमारी कैथोड रेज की तो उनका जो नेचर होता है वो नहीं डिपेंड करता है किस पे, भला,
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, तो मैटर नहीं करता कि आपने ग्लास ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली या फिर इलेक्ट्रोड आपकी कौन से मटेरियल की बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो एनोड रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और इस एनोड रेज जो हमारी होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और इसी के साथ हमारे पास जो है वो एनोड से नहीं बनती, ठीक है। एनोड रेज सिर्फ ऐसा लगता है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, लेकिन एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है, बल्कि हमारे पास ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है उस गैस का आयनाइजेशन होता है, वहां से जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं फिर वो जाते हैं किसकी तरफ भला, आपका ओपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ। नेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर डज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस, क्योंकि भाई अगर मान लो मैंने ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, अगर मैंने नाइट्रोजन गैस भरी हुई है तो N पॉजिटिव आयंस आएंगे, बट अगर मैंने ऑक्सीजन गैस भरी हुई है तो फिर वहां पे O पॉजिटिव आयंस बनेंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस क्या बनेगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है आपने ग्लास ट्यूब के अंदर गैस कौन सी ली है। तो एनोड रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड रेस का मतलब होता है पॉजिटिव आयंस, और वो पॉजिटिव आयन कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ गैस क्या है। बेटा इसी के ऊपर स्टेटमेंट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना कैथोड रेस का नेचर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज और मास फिक्स है, नहीं डिपेंड करता है अपॉन दी नेचर ऑफ द गैस टेकन, लेकिन एनोड रेस के केस में करता है। चार्ज बाय मास रेशियो अगर हम कैथोड रेस की बात करें तो कैथोड रेस का हमेशा ही ज्यादा निकल कर आएगा एज कंपेयर टू द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेस, और उसके पीछे की वजह क्या होती है, क्योंकि देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ही कम होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज आयन मतलब पॉजिटिव आयन के अंदर वैसे तो एनोड रे कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव आयन कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे हल्का और सबसे छोटा पॉजिटिव आयन कौन हो सकता है, प्रोटॉन, पर प्रोटॉन का भी मास इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ऑलमोस्ट ज्यादा होता है। तो यार इसीलिए अपने पास क्या रहता है कि हमारे पास अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, तो यहां डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से वैल्यू छोटी आती है, और चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा ही कैथोड रेस का ज्यादा रहता है। फिर इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं कि बेस्ड अपॉन कि हमारा कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कौन से एनर्जी रीजन या फिर कौन से फ्रीक्वेंसी रीजन में लाई कर रही है, उसके मुताबिक हम जो है उसको अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या वेवलेंथ में। ध्यान रखना कि हमारे पास एनर्जी और वेवलेंथ जो होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होती है। तो यहां पर हमने बिल्कुल उनको इसी तरह अरेंज किया है। सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेस, फिर गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर यूवी रेस, फिर विजिबल, फिर IR, फिर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना पूछ सकते हैं, तो आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ध्यान रखना है, इसमें पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम एनर्जी कौन सी रेडिएशन की होती है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, वेवलेंथ। तो यार वेवलेंथ जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, है ना। वेवलेंथ का मतलब है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ। हमारे पास मान लो कि एक वेव है ना, तो यार 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ या 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो देखो यार ये जो है ये क्या है, 2 ट्रफ है, ऐसे ही ये जो है ये क्या है, 2 क्रेस्ट है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ या क्रेस्ट के बीच में कितनी दूरी है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो दूरी यानी डिस्टेंस, यानी कि उसकी डायमेंशंस लेंथ वाली होंगी। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पर ये सारी की सारी लेंथ की डायमेंशंस है ना, क्योंकि हम माइक्रो बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं तो वो किलोमीटर में तो ट्रैवल करेंगे नहीं, यहाँ पर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फेंटोमीटर जैसा स्केल हमें यूज करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है, ठीक है भाई, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 नैनोमीटर के, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 पिकोमीटर के, और 1 फेंटोमीटर 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इसी के साथ ये बेसिक है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर्स एंड 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बेटा वेव नंबर का मतलब है कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स जो है ट्रैवल कर गई। मान लो 1 मीटर में कितनी वेव्स आती हैं, तो जो वेव नंबर है उसका सिंबल म्यू बार होता है, विच इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा, और फिर उसकी यूनिट भी वही होती है। तो मान लो कि वेवलेंथ की यूनिट नैनोमीटर है, तो वेव नंबर की यूनिट क्या आ जाएगी, नैनोमीटर इनवर्स। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी वेव्स जो है पास कर जा रही हैं एक पॉइंट के थ्रू। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पर सेकंड हम मेजर करते हैं, इसीलिए इसकी यूनिट्स पर सेकंड होती है। पर सेकंड को हर्ट्ज भी कहा जा सकता है, जिसको आप सिंबल HZ से रिप्रेजेंट करते हो। 1 किलो हर्ट्ज, किलो किसी के भी आगे लगा दे मतलब वो 1000 हो जाता है, तो 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। और 1 मेगा हर्ट्ज
10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होता है। बात की जाए रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा की, तो यार फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आर रिलेटेड टू ईच अदर लाइक दिस, यानी कि फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा के बराबर होती है, जहां पे हमारी जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा जो है आपका वो क्या है, वेवलेंथ है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, कभी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाए तो कुछ नहीं, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, तो बेटा एनर्जी आपकी एक पर्टिकुलर फोटोन की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, यानी जहां से रेडिएशन आ रही है, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एनर्जी। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो हमारे पास यहां पर एक कांस्टेंट आता है विच इज एच, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आप यूज कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। और इसी के साथ ध्यान रखना कि जहां आप E = h लिख सकते हो, तो भाई वहां पे hc/λ भी लिख सकते हो, क्योंकि न्यू जो है c/λ के बराबर होता है। इसी के साथ यहां पर अगर एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी = h के बराबर, और अगर एक से ज्यादा फोटोन है, मान लो आपके पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो आप क्या करते हो, n से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो n यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स है। फिर इसके बाद hc जो होता है वो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर होता है। तो इतना इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय कि पहले जो है भाई मैंने h यानी कि 6.626 × 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁻10, आप घर से वैल्यूज को याद रख के जा सकते हो कि भाई क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो इसकी वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर आती है और 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आती है। तो अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है ये वाली ले लो, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो ये वाली आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगी, बट ज्यादातर क्वेश्चन में एनर्जी जूल्स में पूछते हैं, तो ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 जूल्स के बराबर होता है। तो जितनी भी तुम्हारी एनर्जी निकल के आ रही होगी उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻19 जूल से। फिर हमारे पास क्या होता है कि यार फिर अपना नेक्स्ट आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले बात तो बोर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है, मतलब कि सिर्फ वैसे स्पीशीज जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे He+, Li2+, है ना यार। तो पहला तो यही पूछ लेते हैं कि बताओ किसके लिए फॉर विच ऑफ दिस फॉलोइंग आपका जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड होने वाला है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है क्या होती है, स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक। स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है, तो बोर्स मॉडल के मुताबिक आपके न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ्स होते हैं और उन सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये जो सर्कुलर पाथ है ये स्टेशनरी स्टेट्स या फिर शेल्स या फिर ऑर्बिट्स कहलाती हैं, और इनकी एनर्जी और इनका रेडियस फिक्स होता है। दैट इज द रीजन कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी कभी डिसिपेट नहीं होगी, ना तो कभी बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उस शेल की एनर्जी फिक्स्ड है ना। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं कि हमेशा एक शेल में एक फिक्स्ड एनर्जी ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके अंदर उसकी वो भी हमेशा एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही घूमता रहेगा, तो ना तो वो कभी एनर्जी गेन करेगा ना ही उसमें से कभी एनर्जी का लॉस होगा। तो इसीलिए उनको स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम आपका क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि एनर्जी की ही तरह एंगुलर मोमेंटम की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको आप mvr, है ना, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ऐसी जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में जाती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकल कर आता है विच इज mvr, जो कि nh/2π के बराबर होता है। मतलब कि वो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। ठीक है, तो हमारे पास मतलब कि पहली शेल का मोमेंटम h/2π, दूसरी शेल का मोमेंटम 2h/2π, तीसरी वाली शेल का एंगुलर मोमेंटम 3h/2π, ऐसे ऐसे आ जाएगा। फिर यार हमारे पास जो है, अगर तो आप ध्यान रखना कि कभी भी जैसे ये लोअर स्टेट है हार्ड स्टेट है, तो जो लोअर स्टेट होगी ना n=1 वाली, उसकी एनर्जी कितनी होगी E1, और हायर वाली की कितनी होगी E2। तो हमेशा ध्यान रखो कि हायर एनर्जी जो हायर स्टेट होती है उसकी एनर्जी हमेशा ही ज्यादा होती है लोअर स्टेट से। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अगर नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए जाएगा, क्योंकि यहां जब वो बैठा है लोअर स्टेट में उसकी कम एनर्जी है। ऊपर जाने के लिए उसको अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, क्योंकि ऊपर वाली शेल की एनर्जी ज्यादा है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में होती है तो इट इज ऑलवेज अकंपनीड बाय द गेन ऑफ एनर्जी, मतलब वो हमेशा एनर्जी को गेन करते हुए जाता है। और फिर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आता है तो वो रेडिएशंस को एमिट आउट करते हुए जाता है, मतलब रेडिएशन बाहर फेंकते हुए जाता है, क्योंकि हायर स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है लोअर स्टेट की कम। तो उसे लोअर स्टेट में आने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी वो बाहर फेंकते हुए आता है। तो यहां पर ये जो एनर्जी का गैप होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, E2 - E1, जो कि अगेन h न्यू या फिर hc/λ के ही इक्वल होता है।
फिर हमारे पास आता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हम जो है, क्योंकि हमारी ऑर्बिट का रेडियस फिक्स है, हमारी ऑर्बिट की वेलोसिटी फिक्स है, हमारी ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स है, तो हम जो है सभी के सभी शेल्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला आता है कि रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट का 0.529 n² एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, जहां n आपका शेल नंबर है और z तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, याद रखना RUN। तो इसका मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेल नंबर के। कभी कभी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जैसे एनर्जी है उसमें z न्यूमरेटर में आता है, n जो आता है आपका कहाँ पे भला, डिनोमिनेटर में, तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो रेडियस के केस में न्यूमरेटर में आता है आपका n। तो हमारे पास जो रेडियस होगा nth शेल का, दैट इज इक्वल टू a0 अपॉन n² z के बराबर होता है। जहां पे यार a0 हम किसको बोल रहे हैं, 0.529 को बोल दे रहे हैं, मतलब a0 हमारा बोहर्स रेडियस है। टेक्निकली सोचा जाए तो आपकी जो पहली शेल होगी, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ जिसका एटॉमिक नंबर Z1 और शेल नंबर 1 होगा, तो पहली शेल के लिए जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो 0.529 आएगी। तो इसीलिए हम पहली शेल की क्या मानते हैं, a0, फिर दूसरे वाले के लिए ये 2 का स्क्वायर इंटू a0, ऐसे 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 करते करते आपके पास जो है सभी शेल्स का रेडियस आ सकता है। 2.1 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है किसी भी nth शेल के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूमेगा आपकी nth शेल के अंदर। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें किसी भी nth ऑर्बिट में, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहले तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ। तीनों में से कोई भी एक आपके पास है तो आप दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है आपका -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में आपको ज्यादातर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में जो पूछी जाती है एनर्जी वो जूल्स में पूछी जाती है और आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लास्ट स्टेप में आपकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना एनर्जी में क्योंकि z आता है तो यहाँ पे z अपना न्यूमरेटर में रहता है, रन में कोई z नहीं आता तो यहाँ पर z डिनोमिनेटर में और n न्यूमरेटर में रहता है। इसके बाद अपने पास आता है कि देखो यार, अगर मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये वैल्यूज को पुट करूं एनर्जी की, तो मेरी फर्स्ट शेल की एनर्जी आती है -13.6। फिर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ, किसकी वाला, हाइड्रोजन एटम, -13.6 -3.4 -1.5 ब्ला 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 ब्ला, और ऐसे करते करते जब मैं इन्फिनाइट शेल तक चली जाऊंगी, क्योंकि शेल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, शेल इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो हमारे पास एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, -13.6 n²/z², तो या फिर z²/n²। तो देखो यार इसमें ना डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो जब आप 1/∞ ले रहे हो तो ये तो 0 के बराबर हो गया ना, ठीक है यार, 1 एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो होता है ये आ गई हमारी एनर्जी सारी की सारी किसके लिए, शेल्स के लिए। अब अगर आप दो शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि मेरी फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 है, सेकंड वाले की -3.4 है, तो दोनों को माइनस कर दूं, E2 - E1, पता चल जाएगा एनर्जी का गैप कितना है। तो बेटा कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऊपर जाओगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करते 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 आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी जो एनर्जी का गैप है वो कम होते चला जा रहा है। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले लेवल्स के बीच में एनर्जी का गैप कम होता है। पहले वाला गैप देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे वाला 1.89 है, तीसरे वाला और कम। इसीलिए मैंने डायग्राम को ऐसे ड्रॉ किया। आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच का गैप काफी ज्यादा है, फिर गैप कम हो गया, फिर गैप और कम, गैप और कम। यूजुअली हमारी आदत होती है हम सिमेट्रिक बनाते हैं, एक के बाद दूसरी लेवल बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से आप बनाते चलते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सिमेट्रिक, बट दिस इज नॉट द रियल पिक्चर, रादर शेल्स के बीच का एनर्जी गैप कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच का कम होते जाता है। बेटा फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिशन टाइप का होता है। एमिशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ट्रांजिशन हमेशा हायर से लोअर स्टेट में करके दिखाना होता है। फिर डिसकंटिन्यूअस है और साथ ही साथ लाइन स्पेक्ट्रम है। देखो यार, जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के लिए हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम आता है और मॉलिक्यूल के लिए हमेशा ही बैंड स्पेक्ट्रम आता है। साथ ही साथ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि यहां पर आपके पास जो कलर के बैंड्स आएंगे उनके बीच में प्रॉपर जो है स्पेसिंग होगी, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कहां एक कलर शुरू कहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके इन्फिनिटी तक शेल बना दी। तो देखो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कितनी भी ऊपर से अगर आ रहा है फर्स्ट वाली एनर्जी लेवल में, है ना, कितनी भी ऊपर से आया लेकिन अगर फर्स्ट में आकर रुक रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि ये लाइमन सीरीज बनी है ना।
यानी कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो किसी भी हायर स्टेट से इन्फिनिटी प्लस 10 व्हाटएवर कहीं से भी ऊपर से उठ के अगर वो नीचे फर्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट में आके रुक रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है ये लाइमन सीरीज कहलाता है। तो लाइमन सीरीज के लिए एक चीज तो तय है कि n1 1 के बराबर होगा, लेकिन n2 आपका 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो n2 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन आकर रुक रहा है सेकंड वाली शेल में, तो वो बामर सीरीज का होता है। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स हो गई जो कि 2 है, लेकिन n3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हमारे पास आती है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में n1 की वैल्यू फिक्स हो गई 3, लेकिन आपकी जो n2 की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, फिर ऊपर से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे आके रुक गया जो कि आपकी फोर्थ शेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी n1 की वैल्यू तो 4 फिक्स हो गई, लेकिन n2 की वैल्यू 5 6 यानी उससे ऊपर वाली कोई भी हो सकती है। और इसके ऊपर आती है पी फंड। बेटा पी फंड सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास n1 की जो वैल्यू है वो तो 5 हो जाएगी, और यहाँ पे n2 की वैल्यू उससे ज्यादा यानी कि 6 7 8 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, इनके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पर ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करती हैं। तो देखो हमारी आदत है यूवी के साथ हम हमेशा विजिबल बोलते हैं, यूवी विजिबल आईआर, है ना। यही आपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनर्जी का भी ऑर्डर देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूवी में होती है, फिर ये विजिबल में, और बाकी तीनों आईआर में। तो एक बात ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि वो कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज है जो इकलौती विजिबल रीजन में लाई करती है। क्योंकि देखो विजिबल रीजन एक्चुअली हमारे काम का रीजन होता है, क्योंकि वहां पर जो भी रेडिएशन फॉल करती है वो हमारे लिए जो है विजिबल होती है, वो विजिबल रेंज में आती है, राइट। तो उसका हम स्पेक्ट्रा भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि बामर सीरीज जो होती है वो इकलौती है जो विजिबल रीजन में आएगी। बेटा ये जो ट्रांजिशन होती है इसके लिए आप वेवलेंथ या वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है। तो भाई ये 1/r 1/n1² - 1/n2² के बराबर होता है, जहां आर आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। n1 मतलब पहली वाली शेल, n2 मतलब दूसरी शेल जिसके अंदर की ट्रांजिशन हुई है। अगर आपसे पूछे शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लैमन, बेटा शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लैमन का मतलब क्या है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं सबसे छोटी वेवलेंथ कहां पे आएगी। तो ध्यान रखो कि एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो अगर आपको ये मिनिमम चाहिए, शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं ना, ये छोटी चाहिए, तो वो देख लो कि एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी। तो जिसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो एनर्जी गैप कौन से ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा होगा, भाई हाईएस्ट देखना है, सबसे बड़े वाले पे पहुंच जाओ। यानी इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, इन्फिनाइट शेल से फर्स्ट शेल में आएगा, तो वो एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा। क्योंकि ये जो डायग्राम है ये तो एनर्जी लेवल डायग्राम है ना यार, वेवलेंथ का तो डायग्राम अपने पास होता नहीं, या तो रेडियस का होता है या एनर्जी का होता है। तो हमारे पास ये एनर्जी गैप क्योंकि सबसे बड़ा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो सबसे छोटी होगी। तो फिक्स हो गया कि n1 तो उसके लिए 1 होगा और n2 अपना इन्फिनिटी होगा। लॉन्गेस्ट लाइन पूछे मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ मतलब सबसे छोटा, सबसे कम एनर्जी गैप। तो सबसे कम एनर्जी गैप 1 और 2 के बीच में आएगा, n1 1 n2 2। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने पास फिर आती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। भाई देखो कितना आसान एक्सप्रेशन है लैम्डा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कहते हैं h, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। m मास हो गया, मास किसी का भी हो सकता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, बट काफी ज्यादा पॉपुलर है क्वेश्चन नीट एग्जाम में, आपको बॉल दे देते हैं कि मास ऑफ अ बॉल इज दिस, इतनी वेलोसिटी से फेंका है, बताओ उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान भी, बस आपको कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं और कोई दिमाग नहीं चलाना पड़ता। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वैल्यूज पुट करनी होती है, दैट्स इट। ठीक है, ऑल्सो ध्यान रखना डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रूव करता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों होता है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली के इस वेवलेंथ के एक्सप्रेशन के मदद से हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का जो है डुअल नेचर होता है, बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है ना, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, भाई होता क्या है, वो एक स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे ये एक स्पेक्ट्रल लाइन आई तो ये स्प्लिट कर जाती है और भी सेट्स में, मतलब ये स्प्लिट हो जाएगी और नई स्पेक्ट्रल लाइंस में। तो अगर तो इसकी जो स्प्लिटिंग है वो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और यही वाली स्प्लिटिंग अगर हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। फिर इसके बाद अपने पास आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि ये नामुमकिन है कि हम इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर पाए कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर आप कोई भी एक कैलकुलेट करने जाओगे, किसी भी एक की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो दूसरे में हमेशा अनसर्टेनिटी या फिर एरर आएगी। तो उसी के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/O4 पाई, जहां पर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ना, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। बट अब पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास में तो कोई अनसर्टेनिटी हो नहीं सकती, मास तो किसी भी चीज का कम या ज्यादा नहीं हो सकता है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बदल सकता बट वेलोसिटी बदलती रहती है, तो यहां पर डेल्टा साइन आप सिर्फ वेलोसिटी के साथ लिख सकते हो और मास को इधर भेज सकते हो। तो ये काफी पूछा जाता है। आखिर में हमारे पास आते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स बताते हैं, क्वांटम नंबर्स बेसिकली जीपीएस सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर। तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये तो सबको मालूम है, पर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे प्रेजेंट है वो हमें बताते हैं कौन? हमारे क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेटा शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल नंबर को। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हो सकते हैं एक शेल के अंदर वो 2n² के बराबर होते हैं, जहां n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसी के साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होती है एक शेल के अंदर वो n² के बराबर होती है। फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर आता है जिसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हो। तो शेल के अंदर सब शेल होती है S, P, D, F आपके 4 सिलेबस में। तो हर एक सब शेल के लिए एल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो बेसिकली एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक रहती है। तो n की वैल्यू पता है तो आप l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्सो हमारे पास जो है ये कहते हैं हम कि अगर l की वैल्यू 0 आ रही है मतलब s सब शेल, 1 आ रही है तो p सब शेल, 2 आ रही है d सब शेल और 3 आती है किसके लिए? f सब शेल के लिए। फिर यार इसको ना हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। √LL+1h/2 ये एक्सप्रेशन तुम यूज कर सकते हो आपका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। तो जिस भी सब शेल में उसके मुताबिक उसकी एल वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि एस है तो एस के लिए एल वैल्यू 0, तो भाई एल वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। तो ऐसे कर कर PDF किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि एल की वैल्यू है ना किसके लिए क्या होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट या फिर कौन सा क्वांटम नंबर होता है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पता करने में मदद करता है। ओरिएंटेशन मतलब 3D स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने क्या शेप ले रखी है, तो वो होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप -l से +l तक जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारी 12+1 के बराबर होती है। अगर आपको कैलकुलेट करनी है 12+1 का फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे s सब शेल के अंदर 1 ऑर्बिटल होती है, p के अंदर 3 होती है, d के अंदर 5 होती है, f के अंदर 7 होती है। फिर इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि हम सिंबल स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपका स्पिन बताता है कि अपवर्ड स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, डाउनवर्ड स्पिन है, और भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम √SS+1h/2 के बराबर होता है। ठीक है, ट्रिक फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत आसानी से बहुत ही कंसाइज मैनर में लिख सकते हो। वैसे तो हाफ बाउर रूल होता है इसके लिए, है ना। हाफ बाउर रूल क्या कहता है बेटा? हाफ बाउर रूल ये कहता है कि देखो यार हमारी जो एनर्जी होती है ना, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास होता है भला क्या, हाफ बाउर्स रूल। कूल है बेटा। हाफ बाउर रूल ये कहता है कि n+l वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस वाली ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा। तो n+l वैल्यू चेक कर लो, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। पर अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसी आ रही है कि भाई इनकी तो एनर्जी सेम टू सेम आ रही है, इनकी n+l वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसे में जिसकी n वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी को ज्यादा माना जाता है। सेकंड पॉइंट में यही लिखा है। तो ये होता है n+l रूल, जो कि हाफ बाउर रूल होता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमें यही सिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। बट उसकी आसान ट्रिक आप ये मान के चल सकते हो। तो ये जो ट्रिक है इसमें क्या है, SS, तो हर चीज को 2 बार लिखना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक DPS फैंटास्टिक DPS। अब 1 2 3 4 कर दो तो 1 सिर्फ S को पकड़ो, S के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर P को पकड़ो तो P जो है 1P तो होता ही नहीं, तो सीधा 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2P 3P 4P भाई 5P 6P 7P एंड दैट्स इट। फिर D को पकड़ो, किधर है ये रहा 3D, फिर यार 4D, फिर यार 5D, फिर यार 6D, फिर आता है हमारे पास F, तो ये हो गया 4F, फिर हो गया 5F। ठीक है, तो अब आपको क्या ऑर्डर फिल करना है एनर्जी का, तो हमारे पास आ जाएगा 1S से 2S से 2P से 3S, और फिर इस तरह से आपके पास जो है एनर्जी का दिस इज द ऑर्डर जो आपको मिलने वाला है ना। तो इस तरह से इस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन की क्या करते हो, फिलिंग करते हो। तो यार इसको ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास यहीं पर आता है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हंड्स रूल कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको तीनों ऑर्बिटल्स या जितने भी ऑर्बिटल्स आपके पास प्रेजेंट हैं जिनकी की सेम एनर्जी है, सबसे पहले उनमें
आपको उनको सिंगली ऑक्यूपाइड बनाना है, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भेजो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। तो चौथा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 1 और 2 और 3 और 4, ये गलत है ना। तो पहले सारी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। फिर इसी में आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कहता है कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक तो होगा ही जो कि सेम नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस की स्फेरिकल शेप होती है, पी की डंबल, देखो डंबल 2 डंबल है, मतलब एक डंबल है ना, और डी की होती है डबल डंबल। एफ की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, तो हम उसको बताते, मतलब नेक्स्ट हमारे पास आता है पी सबशेल में भी अपने पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ये मतलब जैसे पी एक्स है तो पी एक्स की जो लोब्स हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाया करेंगी, पी वाई की लोब्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाया करती हैं, और जेड की लोब्स जेड के अलॉन्ग। फिर डी ऑर्बिटल जो होती हैं उसके अंदर हमारे पास डबल डंबल शेप होती है। और भाई यहाँ पे आपके पास एम की 5 वैल्यूज आती हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जिसमें से कि 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड नॉन एक्सियल होती है। नॉन एक्सियल का मतलब होता है कि जो आपकी लोब्स होंगी ना वो एक्सिस के बीच में लाई करती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि डी एक्स वाई में एक्स वाई एक्सिस के बीच में आपकी लोब्स लाई कर रही हैं, डी वाई जेड में वाई जेड एक्सिस के बीच में आपकी लोब्स लाई कर रही हैं, और डी एक्स जेड के अंदर एक्स जेड एक्सिस के बीच में हमारी जो लोब्स हैं वो लाई कर रही हैं। फिर हमारे पास आती हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। भाई एक्सियल ऑर्बिटल में क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में हमारी जो लोब्स होती हैं वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर लाई करती हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे भी जेड एक्सिस के ऊपर। और देखो आपने जो है ऐसे मतलब एक्स एक्सिस के जेड एक्सिस के ऊपर बनाओ, और फिर आपने जो है ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की एक रिंग आपने बना देनी होती है। फिर हमारे पास क्या आता है कि आपका जो वेव फंक्शन होता है ना बेटा, वेव फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल तरीका है किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउएवर उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको देता है, यानी कि साई स्क्वायर मैथमेटिकली आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है साई स्क्वायर। और वेव फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट सिर्फ एन, एल, एम ये 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एंगुलर पार्ट सिर्फ एम और एल पे डिपेंड करता है। रेडियल पूछते हैं नोड्स कितनी होंगी हमारे पास किसी भी सबशेल के अंदर। नोड्स का मतलब होता है एटम के अंदर एक वैसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब कैसे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और वैसा ही प्लेन नोडल प्लेन कहा जाता है। तो यार रेडियल नोड्स कैलकुलेट करनी है, एन माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड्स होती है एल के बराबर, टोटल नोड्स दोनों को ऐड करोगे n माइनस 1 आएगा। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, एटॉमिक मास की। तो यार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एटम का मास फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। बेटा एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU। तो AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, और AMU कुछ नहीं बल्कि 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है, यानी कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का 1/12 क्या है, AMU है। इसके बाद AMU को ग्राम्स या केजी में कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए 1 AMU जो होता है वो 1.66 × 10⁻⁻27 kg या फिर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। एंड इसी के साथ इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/Na। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो मैंने 1/Na लिखा है ना बेटा, ये जो Na होता है दिस इज नथिंग बट योर एवोगाड्रोस नंबर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। सो इसकी कितनी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी ना तो यार वो 1/AMU के बराबर ही आएगा, मतलब 1.66 × 10⁻⁻24 के बराबर ही आता है। तो ये आपको यूनिट पता चल गई। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ना नाइट्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना है, किसमें, ग्राम्स में या केजी में। तो भाई मेरे को पता है 14 AMU तो होता ही है। अब मेरे को पता है कि जो 1 AMU होता है ना बेटा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो यहां से मेरे पास ग्राम्स या केजी में एग्जैक्ट वेट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज 1 मोल। बेटा 1 मोल का मतलब क्या है, देखो 1 मोल का मतलब है कि वो कोई भी चीज जिसके आगे मैं मोल लगा दूंगी वो 6.022 × 10⁻23 के बराबर हो जाएगी। कोई भी एंटिटी जिसके आगे मोल लिखा होगा दैट मींस वो एवोगाड्रोस नंबर टाइम है 6.022 × 10⁻23 के बराबर है। फिर हमारे पास आता है कि मोलर मास क्या होता है। तो यार किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास या किसी के भी 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। और याद रखना कि मोलर मास को ना ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब मोलर मास की जो यूनिट होती है बेटा ग्राम्स होती है। तो हमारे पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो भाई मेरे को साफ साफ पता है कि एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU होता है। तो हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो यार हम क्या करेंगे 14 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट।
लेकिन अब आपको मालूम है कि ग्राम्स में वेट कैलकुलेट करना है, तो AMU जो होता है वो 1/Na ग्राम के बराबर होता है ना। तो यार यहाँ पे ना AMU की जगह हम 1/Na ग्राम लिख देंगे। देखो Na से Na कैंसिल, 14 ग्राम मेरे पास आ गया क्या, दी मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आपने दो बातें सीख ली कि अपना जो नाइट्रोजन एटम है यार उसका मास एक तो कितना निकल कर आ रहा है 14 AMU, तो ये 14 AMU तो उसका एटॉमिक मास है, और दूसरा निकल कर आ रहा है 14 ग्राम, ये 14 ग्राम क्या है उसका बेटा मोलर मास है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है यार कि मतलब हर चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट मोस्टली यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हो, किसके मदद से, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम की मदद से। तो हम ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो गिवन मास बाय मोलर मास के इक्वल होते हैं। गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आ जाती है कि भाई देखो, अगर तो आपको जो है मास दे रखा है और मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आपको मोल्स दिए हैं और आपको मास कैलकुलेट करना है, क्या करोगे, देखो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन मास आ जाएगा, तो मोल्स को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मास आ जाएगा। फिर अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो जितने भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको डिवाइड कर दो Na से। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, सारे क्या होते हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल Na से। यहाँ पर भी सेम रिलेशन आपके पास आ जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए और आपको मोल कैलकुलेट करना है तो आप Na से जो है डिवाइड कर देंगे, और अगर आपको मोल्स दिए और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। फिर हमारे पास यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं STP या फिर NTP कंडीशंस को। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होती है जहां टेम्परेचर और प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया। तो यार हम ये बोल देते हैं कि भाई देखो, हमारा तो जो टेम्परेचर है ना वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 atm, तो ऐसे में आपकी जो वॉल्यूम निकल कर आएगी वो 22.4 लीटर होगी। फिर वहीं हमारे पास जो है हम कहते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार है ना, तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम निकल कर आती है 22.7। अब ये जो वॉल्यूम है ये क्या है कि अगर आपके पास STP के ऊपर यानी इतने टेम्परेचर प्रेशर पे, बेसिकली क्या है, ये पुराना कन्वेंशन है, यहाँ भी देखो टेम्परेचर तो 0 है, यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन ही है, लेकिन प्रेशर को आप 1 atm भी लेके चल सकते हो, प्रेशर को आप STP पे 1 बार भी लेकर चल सकते हो। तो STP के ऊपर अगर मैं एक आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करती हूँ कि एक आइडियल गैस का 1 मोल STP के ऊपर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो एक बार ये 22.4 लीटर निकल के आता है, एक बार 22.7 लीटर निकल के आता है। जब आप बार लेते हो तो ये, और जब आप ATM में लेते हो प्रेशर तो इतना। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बट बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है जहां पर X मेरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसके सबस्क्रिप्ट में हम Z यानी कि एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और बेटा जिसके सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, A बोले तो आपका मास नंबर होता है। जहां पर आपका मास नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर तो मान लो मेरा एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दे विल बी इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होगा। और अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने तो कुछ नहीं, A-Z कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसी तरीके से अगर मैं वाटर की बात करूं तो यार देखो, अगर मेरे पास 1 मोल है पानी का तो उसमें कितने मोल हो गए हाइड्रोजन के, 2 मोल हो गए हाइड्रोजन के, और 1 मोल हो गया ऑक्सीजन का, क्योंकि 1 मोल वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। तो भाई 1 मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन होंगे और 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं वाटर जैसे मॉलिक्यूल की, तो इसमें अगर मैं चेक करना चाहूं कि भाई इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, सेम तरीका अपनाएंगे। Z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वाटर के लिए, 2 इंटू द Z वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू द Z वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा कि यार Z वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है 1, भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का 1, प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 8 है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो आ जाएगा 1 इंटू 8, तो भाई आ गया 10। ऐसे ही मास नंबर कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस 16 निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, किसके बराबर होंगे, जितना भी एटॉमिक नंबर निकल कर आया विच इज 10, और न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे 18 माइनस 10 जो कि हो जाता है यार
8 है ना। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा होता है, यानी कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 1 मोल वाटर के अंदर कितना होगा, 10 मोल प्रोटॉन होंगे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 मोल न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज मास का कॉन्सेप्ट। बेटा एवरेज मास का कॉन्सेप्ट लगता है आइसोटोप्स के लिए, यानी कि ऐसे केसेस में जहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन के 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है 35, एक होता है 37। यहां पर भी इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यहां पे भी इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन यहां मास नंबर 35 है और यहां मास नंबर कितना है, 37 है। तो नेचर में ये इसका जो परसेंटेज है, अबंडेंस परसेंटेज, वो 75% है और इसका अबंडेंस परसेंटेज जो है वो कितना है, 25% है। तो हमारे पास जब हम एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं ना, तो एवरेज मास कैसे आता है कि हमारा जो एवरेज मास होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप प्लस मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द सेकंड आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। ये लगाया तुमने फॉर्मूला, ये देखो 35.5 आ गया, किसके लिए, जो है आपका क्लोरीन के लिए। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अबंडेंस परसेंटेज में दियो, कभी कभार फ्रैक्शन में भी दी हो सकती है, तो फॉर्मूला और सिंपल हो जाता है, m1 f1 इंटू m2 f2, जहां पर f1 f2 क्या है, फ्रैक्शनल अबंडेंस आपकी है। अगर तो किसी के लिए किसी एलिमेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन की फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है ना, तो फ्रैक्शनल वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि पक्का ही वो वाला जो एलिमेंट है ना, उसके यार आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते होंगे, वो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी उसकी जो है इस टाइप की वैल्यू आ रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखिए हमने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आता है वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। वेपर डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई जिस भी गैस की वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, और ऑब्वियसली ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ये यूनिटलेस होता है, ऊपर नीचे वाली यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। फिर हमारे पास आती है आइडियल गैस इक्वेशन जो कहती है PV इज इक्वल टू nRT। अब यार n वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को तुम क्या लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, अभी पीछे देखा। तो अगर मैं m को इधर ले जाऊं और v को इधर ले आऊं, तो यहाँ पर PM इज इक्वल टू W/VRT हो जाएगा, जहां पर ये W/V क्या है, नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द गैस, ये डेंसिटी तो होती है। तो यार इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, D लिख सकती हूँ, तो रिलेशन बन गया PM इज इक्वल टू DRT। अब ये जो रिलेशन बना है ना PM इज इक्वल टू DRT, यहाँ पे M क्या है, मेरा कैपिटल M है, मोलर मास, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो मेरे पास यहाँ से ना एक बढ़िया रिलेशन निकल कर आ रहा है कि हमारी जो डेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस, कि भाई हमारी जो डेंसिटी है ना वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है। तो अब हमारे पास ये आ गया कि हमारी जो वेपर डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैं क्या लिखूंगी कि भाई देखो डेंसिटी ऑफ द गैस की जगह क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द गैस लिख दो, क्योंकि डेंसिटी तो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस की जगह मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख दो। बेटा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास वेपर डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला बन गया विच इज मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है कि किसी भी मिक्सचर के लिए आप कैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने परसेंट तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितना है। जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या होगा कि जिस भी एलिमेंट की मास परसेंटेज आप फाइंड आउट कर रहे हो, उस एलिमेंट का मास, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, भाई कितना निकल कर आया, 100। फिर उसके बाद अगर मुझे देखना है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, भाई मास कितना होता है कैल्शियम का, तो कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय पूरा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विच इज 100 इंटू 140 आ गया। कार्बन का मास यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, बेटा कार्बन का मास कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, तो आप कहोगे कि यार आकांक्षा मैम 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एक कार्बन है, कार्बन का मास 12 होता है, 12/100 इंटू 100 12%। ऑक्सीजन, ये मत लिखना कि ऑक्सीजन तो 16 होता है मोलर मास, इस कंपाउंड के अंदर तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, तो 48 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विच इज 100 इंटू 100 कितना आया 48%। अब इसके बाद आते हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें हमारे पास पहला लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भाई देखो जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो आपका ओवरऑल जो टोटल मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा रिएक्शन में। इसका मतलब मास ऐसे खत्म नहीं हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन से आप इस बात को जो है जस्टिफाई भी कर सकते हो कि भाई N2+H2 गिव्स यू 2 अमोनिया, तो यहाँ पे इसका मास कितना है 28 ग्राम, कितना है इसका 6 ग्राम, इसका कितना निकल के आया 34 ग्राम। ये मैंने सबका मोलर मास लिखा है स्टोइचियोमेट्री के मुताबिक। तो यहाँ पे 28 + 6 कितना होता है भाई, रिएक्टेंट का मास होगा जो कि 34 है, और ये भी 34 ग्राम है, 34
34 इक्वल टू 34, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाता है कि भाई कौन जो है इसको फॉलो नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस इसको फॉलो नहीं कर पाती हैं, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं बेटा, वहां पर ना बहुत सारा मास एनर्जी के फॉर्म में एस्केप आउट हो जाता है। तो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में, क्योंकि वॉलेंट रिएक्शंस होती हैं, तो बहुत सारा मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो तुम जब चेक करने जाओगे रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, तो प्रोडक्ट का मास कम निकल कर आएगा रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मास था उसमें से काफी सारा मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, जो कि आपका दिख नहीं रहा होगा। फिर हमारे पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बहुत ही आसान है, कहता है कि देखिए मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको फटाफट से समझा देती हूँ कि भाई देखो, हमारे पास अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स के मोलर मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा ही फिक्स रहेगा। जैसे वाटर के अंदर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 2:16, जिसका सिंपल रेशियो बनेगा 1:8। तो भाई ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा ही यही रहने वाला है। सो क्या लिखा है कि इस लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस टू कंपाउंड्स एंड द रेशियो रिमेन्स फिक्स्ड। रेशियो हमेशा जिंदगी भर सेम ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। पानी कैसे भी प्रिपेयर कर लो, पानी पानी होता है, तो उसके अंदर मोलर मास का रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स रहेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है ना, जैसे कि मान लो कार्बन नाम का एलिमेंट है, अब उसने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से, एक बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास तो फिक्स है, कार्बन का मास तो दोनों ही कंपाउंड्स के केस में कितना है, 12 है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, यहाँ पे 16 है और यहाँ पर कितना है, 32। तो बेसिकली ये लॉ कहता है कि एक एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, तो उन दो कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहता है, पर जो दूसरा एलिमेंट होता है उनके मोलर मासेस के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो हो रहा होता है। जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, 1:2 का रेशियो फॉलो हो रहा है, और बस दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या कहता है। देखो ये कहता है जैसे मान लो एक एलिमेंट है, अब इसने दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कर लिया कंबाइन, दो अलग अलग कंपाउंड बनाए। अब इन दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहेगा, जैसे दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही कंपाउंड्स में कार्बन का मास तो 12 है, लेकिन दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है ना, वहां पर ये कितना आएगा, 16 × 2 विच इज 32। और बेटा ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करती हूँ क्या द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू, अगर मैं चेक करती हूँ द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना निकल के आएगा, 4:32 निकल कर आएगा, जो कि 1:8 होता है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट्स बच गए ना, इनके मोलर मासेस का जो रेशियो आ रहा है बेटा, सेम ही रेशियो इनके कंपाउंड में भी देखने के लिए मिलता है। और आपको पता ही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और वाटर में भी 1:8 का ही रेशियो होता है। तो मैं दोबारा बताती हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट के साथ कंबाइन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, तो उन कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास तो फिक्स रहता है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उनके बीच में एक सिंपल उनके मोलर मासेस के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है, जो रेशियो या तो सेम होता है, जो कि उनके कंपाउंड में भी होता है, या फिर उनके कंपाउंड के मोलर मासेस के रेशियो का मल्टीपल होता है, राइट। आखिरी हमारे पास आता है द गेल-यूसैक्स लॉ, जो कि बेहद आसान है। गेल-यूसैक्स लॉ कहता है कि देखो मान लो भाई हमारे पास जैसे आइडियल इक्वेशन है PV = nRT, है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं गेल-यूसैक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस ही आपका लॉ वैलिड होता है, गेल-यूसैक्स लॉ। तो ये कहता है कि भाई आपके पास जो है ना, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, अगर तो हम यहाँ पर आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक कंडीशंस लगा दें। समझ रहे हो, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, देखो मेरे पास P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R तो एक कांस्टेंट होता ही है ना, और फिर क्या होगा, V बचेगा और N, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे में जो हमारा मोलर रेशियो होगा वही वॉल्यूम के लिए भी रेशियो फॉलो होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया, है ना यार। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टोशियोमेट्री होती है ना बेटा, स्टोशियोमेट्री के बराबर ही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका 1 मोल होगा, इसके 3 मोल्स होंगे, एंड इसके आपके पास क्या होंगे, 2 मोल्स होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ गया N2 = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, कितना रेशियो आ गया, 1:3:2 आ गया, है ना। अब बेटा यही सेम रेशियो आपका फॉलो होगा वॉल्यूम के लिए भी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ N2 = वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन = वॉल्यूम ऑफ अमोनिया शुड आल्सो कम आउट टू बी 1:3:2। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये 10 ml है और ये 20 ml है, तो इसको 30 ही होना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका 1:3:2 वाला रेशियो सेटिस्फाई हो पाएगा। बट एक बात को ध्यान रखेंगे कि लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ
गैसेस के लिए वैलिड है। आखिरी हमारे पास जो बनता है दैट इज दी मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो सिंपल फार्मूला जो कि आपको ये बता दे कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, एग्जैक्ट एटम्स कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि मान लो C6H6O12, किसका फार्मूला है? C6H6 C6H12O6, दिस इज दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। भाई मुझे इससे पता चल रहा है कि मेरे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनका सिंपल रेशियो ले लूँ कि कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशियो है एटम्स का वो कितना है? 6:12:6 विच इज 1:2:1। और इस सिंपल रेशियो के मुताबिक एक फॉर्मूला बना दूं, बनेगा क्या? CH2O। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला बनता है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला जो बनता है इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो कि आपको सिंपल रेशियो दे देता है ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि आपके पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किस सिंपलेस्ट रेशियो में एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यार, किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। जैसे कि बड़ा आसान है, मान लो तुम्हारे पास क्या है? CH3 ओके, लेट अस से वी हैव CH3 CH2 CHO जो कि एक एल्डिहाइड है, और तुम्हारे पास है CH3CO CH3 भाई जो कि एक कीटोन है। अब इन दोनों को अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम टू सेम है और इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम टू सेम है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द टू कंपाउंड में आल्सो भी सेम और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी इनका सेम हो सकता है। अब आपके पास आता है कि अगर तुम्हें मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ना और तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब n कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ नहीं, जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो और जितना एम्पिरिकल फॉर्मूला है उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, दोनों का रेशियो ले लो, n की वैल्यू आ जाएगी, इस रिलेशन में लगा दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि काम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। जब आप मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कहता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम है ना विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपके पास जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, अगर तुम उन एटम के मोल्स निकालोगे तो जो रेशियो मोल्स का आएगा वही वाला सेम टू सेम रेशियो आपके पास किसके लिए आ जाएगा? वही वाला सेम टू सेम रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का भी होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। बात करें लिमिटिंग रिएजेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट्स में से सारे, जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो भाई रिएक्टेंट 2 4 5 जितने भी होंगे मिलके एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो वो वाला रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा या फिर जो सबसे कम अमाउंट में गिवन होता है ना, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करेंगे? भाई जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दियो, क्योंकि अगर एक ही रिएक्टेंट दिया है तो फिर तो वही है जो भी है ना, कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी चेक कर पाएंगे कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना वो ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट जो है आपका कितना बनने वाला है, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपकी हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। स्टेप्स टू फाइंड आउट LR, सबसे पहले आप क्या करोगे? एक बैलेंस रिएक्शन लिख दो, है ना। भाई कैसे करते हैं हम आपका लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट? पहले आप एक बैलेंस रिएक्शन लिख देंगे, फिर मोल्स फाइंड आउट करेंगे हर एक रिएक्टेंट के, सही है। बैलेंस रिएक्शन लिख दी, फिर आप बैलेंस रिएक्शन देखने के बाद आप देखो कि आपके पास कौन से स्पीशीज के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, वो जितने भी मोल्स हैं उनको फिर आप स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और जिसकी भी सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी वही आपका क्या होगा? वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास है N2 + 3H2 है ना, गिव्स यू 2 अमोनिया, और मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई ये हमने लिया कितना 4 मोल्स, ये हमने लिया कितना 6 मोल्स, तो आप मुझे बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तुम्हारा सिंपल सा काम है, दोनों को दोनों की स्टोइचोमेट्री से डिवाइड कर दो, ये आया 4 ये आया 2, जिसकी छोटी वैल्यू आई वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। दैट वेज मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया? हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, दैट्स इट। उसके बाद स्टोइचोमेट्री हमारा आखिरी टॉपिक बचता है यहाँ पे। अब देखो स्टोइचोमेट्री क्या होता है बेटा? स्टोइचोमेट्री यानी कि जो नंबर लिखे होते हैं ना ये रिएक्शन के अंदर, उनको स्टोइचोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ से एक तो आपको मिलती है नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन कि भाई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय रिलेशन काम आता है, मास मास का रिलेशन मिल जाता है। एक बैलेंस रिएक्शन अगर लिखिए तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? दिस इज नॉट 14, दिस इज 28, कि आपके पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। वेरी सिमिलरली यहाँ से आपको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी मिल जाता है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन बिल्कुल वही है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कहाँ पर? गेलियो-सैक्स लॉ में। पर आपको एक बात याद रखनी है कि इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर गैसियस फेज में नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर N2 गैस O2 गैस, लेकिन ये लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पर आपका ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन नहीं लग पाएगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल बेटा। मैं जो है हमेशा ही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैं हमेशा सॉल्यूशंस वाले चैप्टर के साथ या फिर अलग से कवर कराती हूँ, ठीक है। सो वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार इन द कमेंट सेक्शन, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन के अंदर उसका सभी आंसर करेंगे। थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।
तो चलिए अब अगले 20 मिनट में या 10 से 15 मिनट में हम फिनिश करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये जो टर्म है रेडॉक्स, ये दो और टर्म से निकल कर आता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलकर रेडॉक्स बनाते हैं। और यार यहाँ पर ना आप एक निमोनिक ध्यान रख सकते हो, या ये टर्म आप ध्यान रख सकते हो लॉगर, जैसे लॉग एंटी लॉग होता है ना, तो ऐसे लॉगर, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं हो रहा है तो वो रिडक्शन है। तो जैसे कि अगर इसने एक ए से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ये ऑक्सीडेशन है, और इसने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है एक ऐसा एजेंट जिसका काम, एक ऐसा स्पीशीज जिसका काम है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। अगर तो कोई दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके सेल्फ का क्या होगा, रिडक्शन। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर तो कोई दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली वो कहते हैं कि इसको ना ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेंट कौन होगा, जो सेल्फ का रिडक्शन कर ले और दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, जो सेल्फ का ऑक्सीडेशन कर ले और दूसरे का रिडक्शन करा दे। इसी के साथ हमारे पास आते हैं कुछ रूल्स। यानी कि अगर आपके पास दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए वो दो एटम्स के ऊपर क्या चार्ज आ सकता है, उनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रह सकती है। तो देखो यार हमारे पास जो है सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हुआ है, यानी कि जैसे ए मतलब सेम एटम्स के बीच में बना है। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब क्योंकि तो सेम ही एटम है बेटा, सेम एटम के केस में दोनों ही एटम के ऊपर क्या बोलते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे केस में जितने एटम्स हैं सभी के ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0-0 रहती है। फिर अगर हम बात करें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं उनके बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एटम से ज्यादा है तो क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो ना पूरी शिफ्ट होने लगती है ए के ऊपर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ए के खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन जो बी का था वो ए के और पास आने लगा है, तो ए के ऊपर -1 और बी के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। वहीं पर अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से 2 तो ए के खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बी के हैं वो ए के पास आने लगेंगे, तो ए के ऊपर -2 और बी के ऊपर +2। एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे -3 एंड +3 चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यार अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ बातों का, कि अगर मान लीजिए आपके पास ए से बी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ना, तो यार इसमें दो बातें हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक तो हम कहेंगे एरो की डायरेक्शन क्या कहती है और कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है। तो भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ आ रहे हैं, तो एरो के मुताबिक इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं आपको कहूं कि अपना जो ए एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बी एटम से ज्यादा है, बेटा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, चलो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पहला सबसे सिंपल केस करते हैं, तो अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा, ए के ऊपर +2 आएगा। तो यार वापस से ऐसे में बी के ऊपर -2 और ए के ऊपर +2 चार्ज ही रहने वाला है। कूल है। इसके बाद अपने पास दूसरा केस कौन सा आ सकता है कि यार देखो एरो तो ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन अपनी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, केस नंबर 2 है अपना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो यार ऐसे केस में अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ए के पास आएंगे, तो इसके ऊपर -2 आएगा, इसके ऊपर +2। अब देखो एरो के मुताबिक तो कुछ और आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुताबिक उसके जस्ट ऑपोजिट। तो ओवरऑल ये क्या करेंगे बेटा, ओवरऑल दे विल बोथ कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो दोनों के ऊपर 0-0 चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे केस में ए और बी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बन जाने वाली है। फिर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कहें कि यार ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये आपका तीसरा केस बनता है। तो यहां पे देखो क्या होगा कि अगर हम एरो की डायरेक्शन के मुताबिक सोचें, मतलब ए से बी के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो भाई अगर हम एरो की डायरेक्शन के मुताबिक सोचते हैं, किसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसके ऊपर +2 इसके ऊपर -2 आना चाहिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सोचें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही नहीं ना, तो जो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कम है ही नहीं, तो इसीलिए दोनों के ऊपर 0-0 चार्जेस ही आ जाने वाले हैं। तो ऐसे में अल्टीमेटली ए एटम के ऊपर +2
+2 और बेटा बी एटम के ऊपर -2 चार्ज रहने वाला है। तो ये 3 केसेस बनते हैं हमारे किसके केस में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में। फिर हमारे पास आता है कुछ सेट ऑफ रूल्स आते हैं। ये सबसे पहले जो रूल्स आते हैं इनको हम जीरो रूल कहते हैं, जो कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। सबसे पहले इसमें जीरो रूल वाले जो हैं उनमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली जीरो होती है। जैसे कि कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट्स जो हमारे पास होती है इन दी अनकम्बाइंड स्टेट वो जीरो रहती है। इसका मतलब अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अनकम्बाइंड स्टेट में है, दैट मीन्स यार अगर तो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहे, अगर तो उन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, बिल्कुल फ्री फ्री है, तो उनके ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। वहीं पर अगर मान लो कि कोई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स हमारे पास सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रखा है, तो यार वहां पे भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी। और अगर किसी के एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है, जैसे कार्बन का कार्बन ग्रेफाइट, सल्फर का सल्फर मोनोक्लिनिक, तो ऐसे में भी ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऊपर जीरो आएगी। इसी के साथ जितने अलॉयज होते हैं यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो उनमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी आती है, इंडिविजुअल मेटल के ऊपर जीरो ही आएगी। बेटा इसी के साथ मान लो अपने पास सोडियम अमेलगम है, तो सोडियम और अमेलगम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। फिर कह रहे हैं अगर मेटल कार्बोनिल आपके पास कोई प्रेजेंट है ना, जैसे ये मेटल कार्बोनिल है, तो इसमें आपका मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। जैसे CO न्यूट्रल है तो मेटल भी न्यूट्रल होगा, यहाँ पे आपका मेटल न्यूट्रल हो जाने वाला है। फिर कहते हैं कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की अगर उसको और मिल जाए उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज -1 दिखाता है। हाउएवर एक एक्सेप्शनल केस है HOF का विच इज हाइपरफ्लोरस एसिड। सो दुनिया में एक लौता ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फ्लोरीन पॉजिटिव यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अल्कली मेटल्स जो होते हैं यानी कि S ब्लॉक ग्रुप 1 से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बटा क्योंकि उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 टाइप होती है तो वो +1 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और वहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं क्योंकि उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 टाइप होती है तो यार वो जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। इसी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट की एप्लीकेशन की बात करें तो अगर हम कुछ सेट ऑफ एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जितनी ज्यादा हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है एंड ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी जहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर हमारे पास आता है कि कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। यूजुअली जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वहां पे क्या होता है वो अपनी मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूं कि कोई अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की कितनी होती है। तो बेटा किसी के लिए भी जो मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या बेटा जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, टोटल वही उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाने वाली है। और वहीं अगर तो हम बात करते हैं भला किसकी, बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। अगर तुम्हें पता करना है कोई मिनिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो आप क्या करोगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो तुम्हारे पास ये भी निकल के आ जाएगा। तो जैसे मान लो H2SO4 है और H2SO4 के अंदर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो बेटा क्योंकि H2SO4 के अंदर सल्फर +6 दिखाता है, अब सल्फर की बेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हाईएस्ट ही +6 है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3s2 3p4, तो +6 के अलावा वो उससे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता। तो अब यार वो +7 +8 तो दिखाता नहीं, तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, लाइफ में उसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। तो अगर खुद का उसका रिडक्शन हो रहा होगा तो उसने सामने वाले का क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन, तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फिर हमारे पास आता है इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और इक्विवेलेंट वेट हमारा मोलर मास बाय इन फैक्टर के बराबर होता है। मतलब जितना मोलर मास दिया है उसको इन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाता है। हमारा जो इन फैक्टर होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, सो इन फैक्टर इज बेटा ऑलवेज पॉजिटिव और इसीलिए इक्विवेलेंट मास भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात यह आती है कि हम इन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यार, अगर इन फैक्टर किसी आयन का चेक करना है तो आयन के ऊपर जितना चार्ज है वो उसका इन फैक्टर होगा। अगर बेस के लिए चेक करना है तो बेस से जितने OH नेगेटिव आयंस मिल सकते हैं, यानी कि उसमें जितने रिमूवेबल OH नेगेटिव हैं वो आपका उसका एन फैक्टर होगा। एसिड के लिए जितने उससे आप प्रोटॉन्स पा सकते हैं, यानी कि जितने उसमें से H पॉजिटिव आयंस मिल सकते हैं, जैसे कि HCl H2SO4 के लिए 1 और 2, यहाँ से 1 प्रोटॉन मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, है ना।
फिर इसके बाद सॉल्ट के केस में हम क्या कहते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। तो अगर तो मान लो तुम्हारे पास यार AXBY टाइप का सॉल्ट है ना, तुम्हारे पास एक AXBY टाइप का सॉल्ट है, तो जब तो ये डिसोसिएट होगा तो आपके पास बनेगा XaY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव। तो मैं एक जनरल केस बता रही हूँ यार, अगर मैं आपको पूछूं कि यार टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो तुम कहोगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ना X के बराबर है, लेकिन यहां पर आपका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो y के बराबर, y पॉजिटिव है ना, है तो y के बराबर, लेकिन x मोल्स के ऊपर है तो y इंटू एक्स हो जाएगा। बेटा टोटल नेगेटिव चार्ज पूछूं तो है तो x के बराबर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक b के ऊपर x नेगेटिव के बराबर चार्ज है, तो भाई y b के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, x इंटू वाई के बराबर। एन फैक्टर क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस देख रहे हैं टोटल कितना होगा, तो x इंटू वाई के बराबर होता है। और जैसे कि ये वाला बेस है तो इसमें CaOH होल ट्वाइस से आपको 2 OH नेगेटिव मिल जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो इन फैक्टर बनेगा वो 2 बनेगा। फिर कह रहे हैं KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये सब जो भी इसके रास्ते में आएगा ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे फेरस को फेरिक में, क्यूपरस को क्यूपरिक में, इसी के साथ ऑक्सिलेट को CO2 में, SO3 नेगेटिव को SO4 नेगेटिव में, SO3 नेगेटिव को अगेन SO4 नेगेटिव में, मतलब जो भी इसके रास्ते में आएगा भाई सारे ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इथेनॉल आएगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ना, क्योंकि इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ मैंगनीज अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हाउएवर इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में इसका इनफैक्टर 5 रहता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 और कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में आपका जो है 1 रहता है। इसका मतलब ये है कि देखो एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में बदलता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज +7 to +2 है, मतलब 5 का है। यहाँ पे आपका ये जो है MnO4 नेगेटिव से Mn4 पॉजिटिव में बदलता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज +7 से +4 में 3 का है। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो +7 से +6 में जा रहा है, तो आपके पास एन फैक्टर जो है वो 1 आता है। इसी के साथ ऑक्सीजन जो हमारा होता है, बट ऑक्सीजन भी आपका अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बेटा परऑक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -1/2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे कि अगर आपके पास मैं बना दूं वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। Na2O2 की बात करें या फिर जैसे H2O2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो ये परऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। Q2 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन की स्टेट जो है ऑक्सीजन की -1/2 होती है, तो यार ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। और इसी के साथ हमारा जो है मोस्ट पार्ट ऑफ रेडॉक्स फिनिश हो जाता है। बस मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसमें तुम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना चाहते हो, तो आप उसको X मान सकते हैं, और इंडिविजुअल एटम्स जितने प्रेजेंट हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है, उसका अलजेब्रिक सम को 0 के इक्वल रख दो। जो हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है इन जनरल, लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ कंबाइन कर हाइड्राइड बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। मतलब अगर S ब्लॉक या D ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा तो फिर उसकी हाइड्राइड बनाएगा, क्योंकि वो सारे मेटल्स होते हैं, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इन जनरल हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 × +1, एक सल्फर हो गया, +4 × -2, तो यहाँ से सल्फर की आ जाएगी यार किसके बराबर, +6 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ किसकी, SO4 नेगेटिव की, बेटा SO4 नेगेटिव के अंदर हमारे पास जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो आपके चार्ज के बराबर आता है जितना आपके पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज होगा। तो यहां से भी आपका ये कितना निकल कर आएगा, +6 के इक्वल निकल कर आएगा। फिर मैंने आपको बताया ही कि आप हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके कंपाउंड में कहीं परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, बेटा इसी के साथ अगर आपके पास कहीं पर भी परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, तो परऑक्साइड लिंकेज के केस में हमारे पास जो है क्या रह जाता है, बेटा परऑक्साइड लिंकेज के केस में फिर आपका ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो वैलिड नहीं हो पाएगा। वैलिड नहीं हो पाएगा मतलब कि इन दैट केस फिर हमारे पास जो है जैसे CrO5 है, CrO5 के केस में आपके पास अगर तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +10 निकल कर आती है आपके क्रोमियम की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रोमियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है आर्गन 3d5 4s1, और इसका मतलब इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो +6 से ज्यादा दिखा नहीं सकता। तो इसके पीछे की वजह होती है इसका स्ट्रक्चर जिसमें कि परऑक्साइड लिंकेज है। तो ऐसे में आपको अगर ऐसा केस आ जाए कि
इस फॉर्मूला के मुताबिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हो स्ट्रक्चर के मदद से। तो जैसे CrO5 को ब्लू बटरफ्लाई कहते हैं क्योंकि एक ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। तो यहां पर इस बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना है A और B के बीच में, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, -1 +1, बेटा इसके ऊपर -2, यहाँ पे +2, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ +1। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल हमारे पास आएगा +6। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे पास बनती है रेडॉक्स रिएक्शन के केस में, बेटा वो होती है हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बनती है वो कौन सी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारी जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे H2O2 है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है इनटू H2 + O2, कूल है। तो यार अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये -2 में चला गया 0 में, तो एक ही एलिमेंट, एक ही मॉलिक्यूल है और उसका एक ही एलिमेंट है ना बेटा, एक ही मॉलिक्यूल है H2O2 और उसका एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। -1 से -2 में जाना रिडक्शन है और -1 से 0 में जाना ऑक्सीडेशन है। तो इसका साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं भला क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में फिर हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आता है, पर उससे पहले मैं आपको नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट सिखा दूं। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, किसमें भला, लीटर्स में। और वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन हो तो न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे हैं, है ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि हमारे पास जो है आपके पास ये आ गया क्या भला बेटा, आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ना वो पता है नंबर ऑफ मोल्स जैसे किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कितना है, सॉरी ये आपके इक्वल होते हैं गिवन मास कितना है डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास, जहां पे इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन n फैक्टर के इक्वल होता है। तो अगर तो तुम चेक करोगे ना नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मोलैरिटी के बीच का रिलेशन, तो मोलैरिटी को अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नॉर्मेलिटी निकल कर आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर आप बात करते हो तो देखो आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, है ना। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आप बैलेंस कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन दी गई है, जैसे कि आपको दिया गया है कि MnO4 नेगेटिव से आपके पास बन रहा है Mn2 पॉजिटिव एंड दैट्स इट, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर आपको दे दिया कि इसके साथ Cl2 है जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यहाँ पे आपको दिया है मान लो Cl नेगेटिव है जो कि कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है ना। जब भी ऐसी इक्वेशन गिवन है और आपको इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पर आप सीधी अप्रोच क्या लगा सकते हो, पहले आपको चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो मेरे को पता है ये +7 से +2 में जा रहा है जो कि रिडक्शन रिएक्शन है, ये -1 से 0 में जा रहा है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बेटा आप जो है अपनी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अलग अलग से यानी कि सेपरेटली लिख सकते हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सेपरेटली लिख लेंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पे MnO4 नेगेटिव से बेटा क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव, और यार अपने पास Cl नेगेटिव से क्या बन रहा है, Cl2। तो आप जब बैलेंसिंग करते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग करते दौरान आपको सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना होता है, और एटम्स में भी सबसे आखिर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो अगर तो मैं ये वाले रिएक्शन देखती हूँ, यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। एटम्स बैलेंस होने के बाद हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 Cl नेगेटिव चार्ज है, मतलब -2 का चार्ज इस तरफ है और इधर 0 है, तो इसको भी -2 बनाने के लिए यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। मेरे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो फिलहाल बैलेंस हो चुकी है। ऊपर वाले रिएक्शन में एक मैंगनीज इधर है, एक मैंगनीज इधर है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड करूंगी, जिसकी वजह से मुझे 8H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इधर की तरफ +7 का चार्ज और इधर की तरफ +2 का, तो इसको भी +2 बनाने के लिए मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी, तो अब दोनों तरफ +2 का चार्ज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मेरी दोनों इक्वेशन से ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए दोनों इक्वेशंस को मुझे ऐड करना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होगा
बेटा दोनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन 5 है और इसके 2 हैं, तो आपस में रिएक्शंस ऐड होंगी तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन, जबकि ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे जा सकते। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे आएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H पॉजिटिव प्लस आएगा 2MnO4 नेगेटिव, और मेरे पास बनेगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। फिर यहाँ पे अपने पास आएगा कि यार 10Cl नेगेटिव है ना, से आपके पास आएगा 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप दोनों इक्वेशन को जो ग्रीन से लिखी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा भला, मेरे पास आ जाएगा यार कि देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10Cl नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स अस 2Mn2 पॉजिटिव है ना प्लस 8H2O प्लस आपके पास आ जाएगा बेटा 10Cl2, 10 नहीं बल्कि 5Cl2 आएगा है ना, we'll have 5Cl2 here। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट्स इट। तो इसी के साथ आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो करना कुछ नहीं होता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग से लिख के पहले उसमें चार्ज बैलेंस कीजिए, फिर एटम्स को बैलेंस कर दीजिए। विद दैट वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ रेडॉक्स एज वेल। गुड लक। और यार जो है अगर आप चाहते हैं ऐसा एक प्रॉपर वीडियो आ जाए जिसमें पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी हम रिवाइज कर लें तो बताइएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एट दिस टाइम एंड आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप इस समय पर डिस्ट्रैक्ट होने की जगह फोकस्ड रहें और बिल्कुल अपना 100% देने पर फोकस रखें, है ना। सब अच्छा होगा, बिलीव इन योर सेल्फ। इतनी लंबी लंबी तुमने मेरी क्लास लगाई, इतनी आपने मेहनत की है, सो यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। बिलीव इन योर सेल्फ, ज़्यादा इधर उधर की मत सोचो और बस अपना बेस्ट देने पर फोकस करो। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।